ये जो अभी जिक्र हुआ अलायंस का और कन्वेंशन का, हमारी कोशिश है कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ देश भर में आज के माहौल में जहां नॉन बीजेपी सरकार है, उन सब ने इसको विरोध करना चाहिए। बीजेपी सरकार में हम बोल नहीं सकते, वहां भी विरोध है, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं अभी शरद पवार जी से बात हुई, उन्होंने 13 तारीख को ये सब नॉन बीजेपी स्टेट्स को चर्चा के लिए बुलाए, यहाँ दिल्ली में। अब ये वेन्यू मुझे मालूम नहीं, लेकिन बुलाए। हम जो इंडिया गेट पे आंदोलन कर रहे थे, उसी दिन हमने बोला था हम वापस लेंगे, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन आप हमें प्रॉमिस करो कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट है। तो इसी को लेके आगे चलते हैं हम, कि हम आज महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों की जरा दाढ़ी लंबी लंबी होती है तो वो दिखते हैं, सामने आते हैं, लेकिन सिख भाई है, क्रिश्चियन है, अम्बेडकरवादी तो पहले से, मैं 1976 से उनके साथ काम कर रहा हूँ, वो लोग हैं। और इन सब का कहना है कि हम सब साथ मिलके इसका विरोध करेंगे। और वो जो विरोध है, इनको संगठित करने के लिए मैं 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ, मैंने इनको बोला, और वो हम कर रहे हैं। आपके माध्यम से और आपके मालिक को भी, आपको भी हम विनती करते हैं कि आज तक 4-5 साल बहुत हो गए, आपने हमारा कुछ नहीं दिया, अपोजिशन या कुछ भी प्रेस ने दिया नहीं है। अभी थोड़ा आप भी सोचो, अपने मालिक को भी कन्विंस करो कि अभी देश बदल रहा है। वो बदलने वाले देश में हमें थोड़ा सा, ये हमारी जो इच्छा है, ये जो हमारा जो विचार है, वो भी जनता के सामने जाना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट से हमारी बहुत अच्छी उम्मीद थी, क्योंकि इतना मजबूत सरकार बहुत दिनों के बाद यहाँ देश में आया था। और खुद मोदी के कहने पे वो चाय वाला थे, भिखारी थे, फकीर थे, तो हम भरोसा करते थे और हमें लगता था कि मोदी देश को नए पैमाने पर नई दिशा दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने जो सरासर आने के पहले जो झूठ बोलना शुरू किया, वो आज तक उसने बंद किया ही नहीं। तो ये जो हो रहा है, तो फिर हमारी उम्मीद कम हो गई। और ये समाज को डिवीजन करने का जो उनका रवैया है, अभी सीएए, उनको सीएए सिर्फ उन्होंने आसाम के लिए लाया है, वो आसाम में फंस गए। आसाम में एनआरसी में उनको ऐसा मालूम हुआ कि हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम कम है, तो इसीलिए उन्होंने एनआरसी आसाम से लेसन लेकर ये सीएए की बात की है। उनका असली मकसद है एनपीआर। एनपीआर के तहत वो सब धर्म के, जाति धर्म के गरीब, मुस्लिम, आदिवासी, दलित, यदि मुझे पूछा तो मेरे बाप का जन्म कहाँ हुआ और उनकी जन्म तारीख क्या है, तो मुझे भी मालूम नहीं। एनआरसी की जो, एनपीआर की जो प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस हमें फिर गुलामी में ले जाने के लिए प्रोविजंस है। कि कोई भी अधिकारी आएगा हमारे घर में पूछेगा आपके ये पेपर, आपका वो पेपर। और मेरे भाई हो, पत्रकार हो, आप जानते हैं, अरे भाई जो कांस्टेबल होता है वो भी भाई को पैसे लिए बिना छोड़ता नहीं। ये हमारी भ्रष्टाचार की लेवल है। तो जब हमारे एनआरसी के पेपर मांगने, एनपीआर के पेपर मांगने आएंगे, तो क्या अधिकारी हरिश्चंद्र हो क्या आएंगे क्या? और हमारे गरीब के पास क्या है देने के लिए? तो इसका मतलब है कि ये फिर से हम सबको गुलामी में धकेलने की कोशिश है। और किसकी गुलामी? सरकार की, सरकारी नौकरों की। कहाँ जाएंगे? मैंने अभी, आपने किसी ने देखा होगा, तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति, देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को अपील किया है कि आज आपके जैसी ताकतवर संस्था देश में नहीं है।
एग्जीक्यूटिव नंगा नाच कर रहे हैं, यदि जुडिशरी उनको रोकते नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को है, जो उन्होंने अयोध्या केस में इस्तेमाल किया है, जहां उनके ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई थी, जहां उनके संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जहां कानून कायदा तोड़ा था, वहां भी उनके फेवर में जिन्होंने ये सब किया, ये गुनाह किए, उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, सेइंग दैट वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। तो आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन जहां देश के बच्चे मर रहे हैं, स्टूडेंट मर रहे हैं, अरे जिस देश के स्टूडेंट्स पर हमला होता है वो क्या देश का कारोबार होता है क्या? और आप देखो ना, जेएनयू में ये मुखौटे पहन के बाहर से गुंडा आते हैं और जाते हैं, वो सब वीडियो आपने देखे होंगे। मैं आपसे भी जस्टिस मांगता हूं कि एक जो सही सामने आया है वो भी दिखाने को डरते क्यों? तो जेएनयू का हमला, एएमयू का हमला, दूसरा वो जमाते का हमला, जमाते जामिया का हमला, ये सभी जो हमले हैं ये पूर्व नियोजित है, जैसे भीमा कोरेगांव का था, पूर्व नियोजित था। तो ये पूर्व नियोजित हमले किस लिए हो रहे हैं? इससे मोदी शाह को क्या मिलेगा? इनका इतिहास क्या होगा? क्यों नहीं सोचते लोग? मुझे समझ में नहीं आता। तो आपके माध्यम से मैं मोदी को अपील करता हूं कि मजबूत सरकार है, आज भी यदि क्या बोलते हैं, संसदीय बुद्धि को सामने रख के कारोबार करेंगे तो देश की उन्नति होगी, देश का विकास होगा। सर, जब से ये कानून लागू हुआ है तब से लेकर विरोध और विद्रोह दोनों अपनी चरम सीमा पे है। बावजूद उसके मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि इनके पीछे नहीं होंगे। आपको क्या लगता है इतनी सारी? ऐसा है कि उनकी प्रचार यंत्रणा इतनी बड़ी है, उनकी ताकत इतनी बड़ी है, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं कि नोटबंदी के पहले उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए प्रिंट करके बाहर से लाए थे, उसका वीडियो कपिल सिब्बल ने दिखाया। उसकी हमारे पास भी कॉपी थी, अभी वो ऐसे वीडियो फ्लाई हो जाते हैं, मालूम नहीं रहे कि नहीं अभी, लेकिन थी। और वो जो रूम्स भरे थे वहां स्टिंग ऑपरेशन किया। हमारा स्टिंग ऑपरेशन करने वाला बोलता है कि क्या कमाल है, तो वो केयर टेकर है, वो बोलता है, फोटो दिखाता है, अमित शाह का फोटो दिखाता है, बोलता है ये कमल की कमाल है। यानी ये ऐसे नोटों की थप्पी लगे हुए, रूम्स भरे हुए हैं, तो इनके सामने हम कहा है? ये जो बोलेंगे, आपल्या मराठीत म्हणे बैल गाभणं आहे तर आम्हाला तो गरोदर आहेच म्हणायला पाहिजे, अशी यांची प्रचार यंत्रणा आहे। तर त्यामुळं एनआरसी या सगळ्या कायद्यांच्या बाजूने आणि कायद्यांच्या विरुद्ध जी आंदोलनं होत आहेत, तुम्ही मला माफ कराल, मोदीच्या हावडाच्या सभेमध्ये सुद्धा ते काय 20-25 रुपये डॉलर, जेवण, ट्रान्सपोर्ट सगळं दिलं आणि ते आता व्हिडिओवर आहे, ऑडिओवर आहे। त्यामुळे परदेशात सुद्धा सभा घ्यायला मोदी पैसे देतात, इथे तर काय पैशाला कमीच नाही, प्रचारात सुद्धा कमी नाही। म्हणजे त्यांनी जर ठरलं की आम्ही आता बाहेर जाताना आम्हाला ट्रक आमच्या अंगावर घालतील ते, आणि आम्ही वाटच बघतोय त्याची, फक्त तुम्ही याची दखल घ्या म्हणजे झालं। तेव्हा आज आमचा प्रश्न एवढाच आहे की आम्ही आता सगळे मिळून या महाराष्ट्रापुरतं आणि देशावर पातळीवर CAA, NRC, NPR साठी आम्ही विरोध करायला कमिटी स्थापन केलेली आहे। त्या कमिटीचं मला यांनी कन्व्हिनर केलं, त्यांचे मी आभार मानतो आणि तुमचे आभार मानतो। जय भारत। अरे अभी मैं हिंदी में बोल रहा था, अभी तक तो मैं हिंदी में बोल रहा था। ये कोई बात नहीं, देखो हिंदी में उनकी इतनी ताकत है कि 3 लाख करोड़ उन्होंने नोटबंदी के पहले प्रिंट करके लाए परदेश से, उसका वीडियो हमने दिखाया था। और उसके बाद हम इतना बोलते हैं, आपने पूछा था कि फॉर एंड अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगेंस्ट वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी ताकत आप दिखाते नहीं। और फॉर वाले लोग छोटे हैं और पेड़ है, उनकी ताकत आप दिखाते हैं। तो इसीलिए हम आपको आह्वान करते हैं कि अभी आपके मालिक को भी बोलो और आप भी तय करो कि जो सच है वो देश के सामने लाना है। जय भारत। मोदी मीडिया यहाँ आए नहीं सर, हुई थी उस ताल्लुक से आपसे पूछना चाहेंगे, जब बम्बई में जो FIR लॉन्च हुई है स्टूडेंट के खिलाफ पुलिस ने, गलत है, FIR लॉन्च हुई है, गलत है, उस बारे में आपके क्या कहना है? गलत है। मैंने सरकार ने वादा किया था
और उसके तहत हमने आंदोलन विड्रॉ किया था। हमारी दो कंडीशन थी कि ये CAA, NRC और NPR क्या आप अमल नहीं करेंगे, और दूसरा हम जो शांततापूर्ण आंदोलन किया है, परमिशन की क्या जरूरत है, नहीं दी पुलिस, देते नहीं। कमिश्नर यहाँ का RSS का पक्का दलाली है, यहाँ का म्युनिसिपल पुलिस कमिश्नर, उसके पुरावे हमारे पास। लोहिया केस में जो कागज सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए थे वो दिए नहीं इन्होंने। तो ये मर्डर केस के गुनाह को साफ करने के लिए जो करना पड़ता है वो करा ही इन्होंने। तो हमारी उम्मीद नहीं थी कि पॉलिटिशियन ने बोला, पुलिस ने किया है, हम विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने का आपको वादा किया? वादा किया। सर जैसे कि पूरा मामला ये NRC और CA को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ना, बहुत से संगठन गए हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले जो जितने भी फैसले आए, जैसे आपने बात कही है वापी मस्जिद के ताल्लुक से या तलाक के ताल्लुक से, तब जो हमें ये खदशा है कि कहीं ना कहीं लोगों के मानने के मुताबिक, आप लोगों ने जो देखा है कि सुप्रीम कोर्ट PMO ऑफिस जो है उसके दबाव में है। ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं। जिन जजेस, 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जो चला है वो ठीक नहीं है और डेमोक्रेसी खतरे में है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उनमें से एक जज चीफ जस्टिस बना, वो कुर्सी पे बैठते, उसके सामने उसके पीछे मीटू लगे, तो उनको भी दबाव में लाने का काम मोदी शाह करते हैं। सर आपने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है कि हम जो है इस मामले में जितने भी पिटिशंस आए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हम नहीं फाइनल बताएंगे, वो हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम वेदर दिस लॉ इज वैलिड और नॉट। Especially I would like to, Justice Suresh to throw light on this. That the Supreme Court said yesterday that we are going to only give verdict on whether this law is valid, CA or void or not. We are not going to decide the constitutionality of this law, because someone had petitioned yesterday to give the verdict that this is constitutional, and that's why the Constitution says this, you can have this law, and therefore you can carry on. So does this Supreme Court has the power to decide the constitutionality, to give verdict according to the petition that they have been filed, that to decide whether the Constitution says that you should have such law or not? But the Supreme Court said we are not going to say that. We will only say that whether this law is valid or not. Oh, this is, you are talking of the petition which was there Yesterday. 2 days ago. Yeah. See, he filed a petition, the man who filed a petition to say he is not a government, he is an individual. He filed a petition to say declare this law as valid. Now, the judge rightly said, look here, that is, if somebody challenges the law, then we can say valid or not. But you can't file a petition when you have no controversy with the law to say declare this as a law, as a valid law. The moment that is done, then that will be treated. Look here, Supreme Court itself has said valid. All your other petitions will go. I was worried about that. Fortunately, I don't know whether that petition has been disposed of, has been kept along with the other 20 or on 22nd. I have one paper today reported that it is kept alive. It is not yet let out. But the Hindu paper where I read, it has been tagged down to 22nd. I hope it is done that way. How much do you have the hope that the Supreme Court will give this? You are the federal judgment. Go for fighting against I tell you, to be frank with you, many things that have happened in this country relating to violation of human rights is because our Supreme Court lagged in their actual commitment to human rights. And that is how. For example, TADA, POTA, Armed Forces Special Powers Act, Public Safety Act all over the country now. You go and talk, you are arrested. UAPA, all these laws are violative of human rights. And you can deal with it and strike down all these laws. But it's the Supreme Court that upheld. Armed Forces Special Powers Act. I remember in Manipur, that was used to beat an army, beat a top policeman, superintendent of the police. And then we held an inquiry. And then somebody filed a petition in the Supreme Court
challenging Armed Special Powers Act, because under that he was detained and all those things. What the Supreme Court did, प्रेस वाले को जगह दो. instead of striking out the law, Supreme Court said, "You okay? Now we have heard both sides. You do one thing. Police will do this, but not do this, not do this, not do this." And soon thereafter, we had a matter we had been inquired into on the human rights group. What the police said not to do, the police have done. While the police said do it, they have not done it. This is a kind of thing, and this is kind of thing that is going on in this country. See, in respect to human rights violations, there are many things to say, and that is the one thing that is going away in this country. People have to take care of that. Sir, one important question that I feel for my information. Suppose on 22nd, the Supreme Court says that what the government has made this law is valid and you should implement it. Now, will the citizens have right to oppose it? Because then the Hindutva forces will say that if the Supreme Court which upheld our law, you have no right to oppose it, then there will be massacres. You tell me. Yes, see, the Supreme Court opposes the law will be implemented. They can implement the law. Anybody opposing will be arrested. But that doesn't mean that we are not allowed to oppose. Huh? Even if Supreme Court says we are going to oppose it. No, people can always say that's how we fought freedom. How we got freedom? By saying there's a law, we break the law because we don't agree. That's how leaders, Mahatma Gandhi fought for what? He was charged with sedition. He says there's a wrong charge. But he said, yes, I agree with what I have done. But according to me, this is not law, not proper law. But you think this is the law? Okay, go ahead. These are kind of things. We have faced those things. There are many laws which are upheld by the Supreme Court. If you test on the real test of human rights, they are all invalid. But we have no choice. This is how it happens in this country. Can you tell us now that the alliance has been Beg your pardon? Now that the alliance has been formed, what is going to be the future course of action? What have you planned for the coming? I will not follow. I will not follow. No, ठीक है, it's all right. He will answer. This is not your question. Oh, you can answer. Yeah, okay. You can answer. No. No, it is. एक्चुअली ये जो एजिटेशंस हो रहे हैं वो तो जितने भी लोकल सेंटिमेंट्स हैं उसका मैनिफेस्टेशन है। हमने इस ख्याल से कि गवर्नमेंट का जो एडमेंट रवैया है इसके लिए लड़ाई लंबी लड़नी होगी, तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया है जिसमें समाज के सभी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और समाज के दूसरे सभी एक्टिविस्ट हैं। तो ये सब मिलकर ये अलायंस जो बना है तो इसीलिए बना है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ दूर तक लड़ाई लड़ सकें। तो ये नेशनल अलायंस ने पहले तो इस पर कंसंट्रेट किया है कि जो लोग लड़ रहे हैं उनको जितना वो फैसिलिटेट कर सकता है फैसिलिटेट करें, ओन करने की बजाय फैसिलिटेट करें। दूसरे स्टेट नेटवर्किंग करें। तो हमने अब तक 4 स्टेट में चैप्टर बना लिए हैं और 4 या 5 जो है नेक्स्ट वीक तक, इस वीक में हो जाएंगे। हमारी कोशिश और प्रयास ये है कि इस महीने में नेशनल नेटवर्किंग पूरी हो जाए, स्टेट्स में चैप्टर्स हो जाएं और वो चैप्टर्स फिर डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल तक जाएं ताकि लोकल एजुकेशन भी वो बहुत ही प्लान्ड वे में हो और ओवरलैप ना हो, एक्टिविटीज़ जो है इनोवेटिव हो। तो इसके लिए फिर हमने एक कैलेंडर बनाया है, इवेंट से कैलेंडर है और वो इवेंट्स जो है उस वक्त होंगे, टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डिफरेंट जो होंगी वो उसके लिए दी जाएंगी। उसमें ट्राइब्यूनल्स होंगे, उसमें धरने होंगे, उसमें कैंडल लाइट प्रोटेस्ट होगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जितनी एक्टिविटीज़ होगी वो डिस्कोर्स को हम कल एक नेशनल सेकंड स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं कल 11th को। तो उसमें वो फाइनल हो जाएगा और वो सबको सर्कुलेट किया जाएगा। ये सर्कुलेशन भी इसका ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं कि कोई डिक्टेट है, ये प्रपोजल्स हैं जिससे एक सिनर्जी हो। फिर लोकल सिचुएशन के हिसाब से लोग उसको वर्कआउट करेंगे, पॉलिटिकली कैसा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्लियर कर सकते हैं, लीगल फाइट दूर तक कैसे लड़ सकते हैं, यूथ और स्टूडेंट पावर को हम कैसे डेवलप करके उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, विमेन को कैसे हम जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उस तरीके से एक बात ये भी हम कहने में इसको खुशी होगी इसलिए कि जैसे हमारे जस्टिस साहब ने कहा कि एक ज़माने से मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरीके से पुश किया जा रहा था और वो ज़्यादा से ज़्यादा उठती थी तो रिलीजियस इश्यूज़ पर उठती थी, लेकिन शायद उसने 70 ईयर्स में जितना मैसिवली इस नेशनल कंसर्न को करने के लिए अपने आप को सामने लाया है, हम इसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं बल्कि हम ये चाहते हैं कि वो सारी कम्युनिटी जस्टिस साहब जैसे लोगों के पीछे खड़ी रहे और समाज की जो रियल इश्यूज़ हैं उसको हम डील कर सकें। ये तो होने
हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू है ना, तो सवाल तो जी जी बोलिए बोलिए। नहीं इनका होने ही दो, इतने काम है सवाल पूछ। के जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अलीगढ़ में और अलग अलग जगहों पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जी आप उनके साथ मिलने की बजाय जो है वो अपना अलग अलायंस बनाने का आपका मकसद क्या है? अगर आपको इतनी हमदर्दी है एनआरसी सीडब्ल्यू से, तो वो तो बड़ा प्रोटेस्ट है ना, आप उसको कैसा बन जाइए आप तो? हम उसमें शामिल हो क्या नहीं, है? आपने नहीं, आपके में ये बात होनी चाहिए। देखिए हमने अभी ये क्लियर किया हमारी बेटी के पूछने पर कि हम ये अलायंस बनाकर अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करने नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं जो नेचुरल चीज़ें डेवलप कर रही हैं उसी को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं आपके पीछे रहकर। हम ये यूथ का जो प्रोजेक्शन है जो उन्होंने नेचुरल कोर्स में डिफेंड करना शुरू किया है उसको बहुत रिस्पेक्टफुल देखते हैं। हम चाहते हैं अब उन्हीं को प्रमोटर प्रोजेक्ट करें। तो हम इसी सारे जितनी चीज़ें हो रही हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए लंबी लड़ाई के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। और जब हमने इसका फॉर्मेशन किया है तो AMU, जामिया, BHU यहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और वो हमारे इस अलायंस का पार्ट है। तो हम उसमें इस अलायंस को एक लूज फॉर्मेट में हमने रखा है और उन्हीं को स्ट्रेंथन करने के लिए है, उनको डिसोन करने के लिए नहीं है। बेटा अराउंड 100 ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर एंड मेजॉरिटी ऑल द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस आर हियर। लेकिन जो आप कोर कम्युनिटी है इसमें दिख नहीं रहा है, मतलब बहुत जो है वो ठीक लोग ही दिख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं तो ये एडवोकेट राठौड़ साहब को आप यूथ नहीं समझते। नहीं वो तो आर्टिकल 131 एक हमारे एक जो नॉन जो एक ये वो कहता है कि जब नेशनल कोई एनेक्टमेंट हो और स्टेट उसको डिसोन करना चाहे, स्टेट कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट टू फाइल अ सूट एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड टू इम्प्लीमेंट और नॉट। तो स्टेट हैव राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट नॉट टू ओबे सेंट्रल डिक्टेट। That is how very. So finally, the Supreme Court will decide. Yes, yes. No, that is It is. To decide matters between the state and center in relation to not any law, but in relation to some fact, some claim, something of the kind. But can the state say, like Maharashtra, can Maharashtra say that we are not going to implement CAA? See, that's a question. That's a question. Now, number of states have taken up the stand. Number of the states have taken up the stand. They will not implement this law. This even if it's upheld, they will not implement the law. Now, according to me, what are the consequences of that? Supreme Court doesn't have a mechanism, according to me, to see that the states are compelled to do that. How to do compel? Central government also has no mechanism to compel. No, you have to do this. They have to appoint people. Whom do you appoint? State refuse appoint. How do you do that? All these are questions which are there, which I don't know. Maybe decided in the future how we can decide also. But as it is, it can't be done. If the state says there is a law, state doesn't want to implement that law, what is to be done? State can be asked to do it. Any consequences take place, you have to say, who can claim damages by the central government or I don't know. It's all vague questions, you can't answer. So at the moment, the states are, 11 states have taken up the stand that they will not implement this law. देखिए ये जो कानून सरकार लेके आई है इसका जो इफ़ेक्ट है सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बट दूसरे कम्युनिटी जो हैं उसके ऊपर भी होने वाला है। जैसे हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो वैंडरिंग कम्युनिटीज़ हैं, जो आज नागपुर में हैं, कल औरंगाबाद होते हैं, परसों MP चले जाते हैं, ऐसे जो घूमतू जो जमात हैं जिनके पास दस्तावेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी ये कानून से अफेक्टेड होने वाले हैं। उनको बचाने के लिए मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। उसी के साथ जो एजुकेशन करते हुए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटी, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटी पुलिस ने शुरू की है, वो एट्रोसिटी से बचाने के लिए हम एक कानूनी लड़ाई, एक जंग लड़ने वाले हैं, जिसमें मैं और मेरे साथ जो बाकी के हमारे वकील लोग हैं, भाई हैं, वो भी साथ देंगे।
थैंक यू सर, थैंक यू। और एक सवाल यहाँ पे जब ये रिपोर्टर साहब ने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड नहीं करेंगे, उसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो जो पिटीशन थी, वो पिटीशन में पिटिशनर ने कोर्ट के सामने गुहार की थी कि ये जो कानून है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा आप डिसाइड करो, ऐसा आप डायरेक्शन दो, जिसमें कोर्ट का कहना था कि जो ये कानून है पार्लियामेंट से पास हुआ है, सो प्रिजम्पशन के आधार पर कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, तो उसे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके वो जो पिटीशन है वो खारिज कर दी है। तो अभी जो बाकी के पिटीशन है वो दे आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड डेफिनेटली द क्वेश्चन वेदर द सेड लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम इसलिए जुड़े हैं कि इंसानियत के नाते ये अकेले मुसलमानों का नहीं है, ये सभी वो अपने देशवासी है जो कम गिनती वाले घट गिनती वाले हैं, उसके लिए ये सब आगे प्रॉब्लम आने वाली है। पहली बात तो हम यहाँ देश के पैदा हुए, यहाँ से कुछ हमारे से क्या उनका हक बनता है, हमारे से पूछना कोई हक नहीं उनका बनता। क्यों पैसा हम देते हैं, हमारे पैसे पे राज करते हैं, बाहर जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, फिर हमारे ऊपर ही ठोसते हैं, क्या रीज़न है? ये हमारा फर्ज बनता है कि ये मुसलमानों भाइयों पे आया है तो हमारी सिख कम्युनिटी इनके साथ है, हम साथ में इनके काम करेंगे। कोई भी ऐसी ये डिक्टेटरशिप वाला राज हम चलने नहीं देंगे। ये हमारा फर्ज बनता है कि अपन जरूर उनके साथ मिलके काम करेंगे। ये हमारी लाइफ इसलिए बनी है कि हम जरूर इस पर वर्किंग करेंगे।